इलेक्शन कमीशन ने गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की तारीखों का किया ऐलान। 10 फरवरी से 7 मार्च के दरमियान 7 मरहलों में उत्तर प्रदेश में मुनक्किद होंगे इंतखाबात। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी जबकि मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को डाले जाएंगे वोट। 10 मार्च को होगी वोटों की गिनती। कोविड की सूरत हाल के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन की तमाम पार्टियों और उम्मीदवारों से जहां तक मुमकिन हो वर्चुअल तशहीरी मुहिम की अपील। 15 जनवरी तक किसी भी किस्म के रोड शो, पैदल मार्च और साइकिल रैली पर पाबंदी। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के दरमियान कई रियासतों में वीकेंड कर्फ्यू। उत्तराखंड ने आयद की नई कोविड पाबंदियां। रियासत में 16 जनवरी तक किसी भी सियासी रैली पर लगी पाबंदी। गोवा हुकूमत ने कोविड को कंट्रोल करने के लिए नाफिज किया वबाई इमराज का कानून। यूरोप में ओमिक्रॉन के मामलात में इजाफा। बरतानिया सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क। अमरीका के अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा। एक ही दिन में 1,23,000 से जायद कोविड मरीज अस्पताल में दाखिल। आलमी इदारे सेहत ने कहा कई अवामिल के मिलने की वजह से फैलता है ओमिक्रॉन। यूक्रेन रूस तनाज़े पर नाटो वज़राए खारजा का अहम इजलास। रूस के बारे में मुश्तरका पॉलिसी पर इत्तफाक राय। नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा नाटो रूस के साथ तामीरी बातचीत का है हामी। और चौथे एशेज टेस्ट के चौथे रोज ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए रखा 388 रन का हदफ। जवाब में चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने अपनी दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के बनाए 30 रन। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद। इलेक्शन कमीशन ने गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च के दरमियान 7 मरहलों में इंतखाबात मुनक्किद कराए जाएंगे। वहीं पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे जबकि मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को इंतखाबात कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पांचों रियासतों में वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। The first phase of Uttar Pradesh, the issue of notification is 14 January and date of poll 10th February. In second phase, we will be covering 4 states. Uttar Pradesh second phase, Punjab in one phase, Uttarakhand in one phase, Goa in one phase. At date of poll 14th February, that is Monday. Third phase, only Uttar Pradesh and date of poll 20th February, that is Sunday. Uttar Pradesh fourth phase and date of poll 23rd February. Uttar Pradesh fifth phase and first phase of Manipur. Manipur will be done in 2 phases. So on fifth phase, we will be having Uttar Pradesh fifth phase and Manipur first phase. Here the issue of notification is 1st February and date of poll will be 27th February 2022. Uttar Pradesh 6th phase and Manipur 2nd phase and date of poll 3rd March, that is Thursday. That way Manipur also completed the 6th phase. Uttar Pradesh 7th phase and date of poll is 7th March. So on 7th March all polling will be over and the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. कोविड की सूरत हाल के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्टियों और उम्मीदवारों से जहां तक मुमकिन हो वर्चुअल तशहीरी मुहिम की अपील की है। इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी तक किसी भी किस्म के रोड शो, पैदल मार्च और साइकिल रैली पर पाबंदी भी आयद कर दी है। Decided that no road show, padayatra, cycle, bike vehicle rally and procession shall be allowed till 15th January 2022. Commission shall subsequently review the situation and issue further instructions accordingly.
So up to 15th of January, because the situation is dynamic, it is not static. No road show, no padyatra, no cycle, bike or vehicle rally and any procession. Similarly, no physical rally of political parties or probable candidates or any other group related to election shall be allowed till 15th January. कोविड वैक्सीन की तीसरी एहतियाती डोज यानी बूस्टर डोज के लिए कोविन पोर्टल पर नए सिरे से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने बताया है कि इसके लिए मुस्तहिक लोग रास तौर पर एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर तीसरा डोज लगवा सकते हैं। मुस्तफिदीन को सिर्फ उसी वैक्सीन की तीसरी खुराक दी जाएगी जिसकी उन्होंने पहली डोज ली है। वज़ीर आज़म मोदी ने 25 दिसंबर 2021 को 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की जाने के साथ ही हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स और एक से ज़्यादा बीमारियों वाले 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए एहतियाती डोज दिए जाने के मरकजी हुकूमत के फैसले का ऐलान किया था। एहतियाती डोज 10 जनवरी से दिया जाना है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में कुल 90,59,000 से ज़्यादा वैक्सीन की खुराक कल दी गई। इसी के साथ मुल्क में अब तक 150 करोड़ 61 लाख से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी हुकूमत रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें मुसलसल फराहम करा रही है। अब तक मरकज़ की जानिब से 154 करोड़ 77 लाख से ज़्यादा खुराकें फराहम कराई जा चुकी हैं। अब भी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के पास 17 करोड़ 88 लाख वैक्सीन की खुराकें मौजूद हैं। और ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों के दरमियान मुल्क में कोरोना के योमिया मामलों में भी तेज़ी आई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,41,986 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 40,895 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए हैं। अब कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद बढ़कर 4,72,169 हो गई है, जबकि सेहतयाबी की शरह 97.30% है। बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के हवाले से मुल्क भर में ज़बरदस्त जोश खरोश नजर आ रहा है। बच्चे बढ़ चढ़कर इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ तलबा ने वैक्सीनेशन मुहिम के लिए मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। सरकार की इस पहल का समर्थन करता हूं। हमें वैक्सीन अवश्य लगवानी चाहिए। सरकार जो निर्णय ले रही है हमारे स्वास्थ्य के लिए है, इसे हमें पूरा पालन करना चाहिए। सरकार अभी वैक्सीन लाई है बच्चों के लिए, इससे हमें कोरोना में बचने में बहुत सहायता मिलेगी। इसलिए इस पहल को हमें सभी की तरफ हमें इसका अच्छा प्रचार करना चाहिए एवं वैक्सीनेशन में आगे अपने कदम बढ़ाना चाहिए। और मुल्क भर में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के मजमूई तौर पर 3,007 मामले दर्ज किए गए हैं। वजारत सेहत के ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक उनमें से 1203 अफराद इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा 876 मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं, जबकि दिल्ली में अब तक 519 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मरकजी हुकूमत ओमिक्रॉन के चैलेंजों से निपटने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है, जहां एक तरफ दवाइयों के बगैर दवाइयाँ वाफर स्टॉक में, ऑक्सीजन और अस्पतालों में बिस्तरों की दस्तियाबी और जांच की सलाहियत का हर रोज़ जायज़ा लिया जा रहा है, वहीं वजारत सेहत का वॉर रूम 24 घंटे काम कर रहा है। इसी दरमियान कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान कई रियासतों में वीकेंड कर्फ्यू नाफिज किया गया है। उत्तराखंड ने नई कोविड पाबंदियां आयद की हैं। रियासत में 16 जनवरी तक किसी भी सियासी रैली पर पाबंदी लगाई गई है। गोवा हुकूमत ने कोविड को कंट्रोल करने के लिए वबाई इमराज का कानून नाफिज कर दिया है। एक तरफ मुल्क में जहां ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं मरकजी हुकूमत इस चैलेंज से निपटने के लिए गुज़िश्ता एक माह से मिशन मोड में काम कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद ओमिक्रॉन की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। इससे कबल भी वज़ीर आज़म ओमिक्रॉन के हवाले से आला सतही इजलास कर चुके हैं। वजारत सेहत में हर रोज़ माहिरीन की टीम के साथ जायज़ा मीटिंग होती है। माजी के तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए रियासत को बाकायदगी से अपडेट किया जा रहा है। रियासत को सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और तैयार रखने की इत्तला दी गई है। ओमिक्रॉन के चैलेंजेस का हर रोज़ जायज़ा लिया जा रहा है। वजारत सेहत का वार रूम 24 घंटे काम कर रहा है। दवाओं के बफर स्टॉक, ऑक्सीजन और अस्पतालों में बिस्तरों की दस्तियाबी और जांच की सलाहियत का हर रोज़ जायज़ा लिया जा रहा है।
मरकजी हुकूमत ने पहले ही कोविड के चैलेंजों से निपटने के लिए 23,000 करोड़ रुपए के हंगामी पैकेज का ऐलान किया है और इसमें से निस्फ रकम रियासतों को फराहम कर दी गई है ताकि रियासतें सेहत की सहूलियात में इजाफा कर सकें। जैसे जैसे वायरस की नई शक्लें सामने आ रही हैं, चैलेंजेस का सामना करने की सलाहियत में भी इजाफा किया जा रहा है। आज मुल्क में 18 लाख आइसोलेशन बेड्स, 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स, 1,40,000 ICU बेड्स, 90,000 ICU और नॉन ICU बेड्स खासतौर पर बच्चों के लिए, 3,000 से ज़्यादा PSA ऑक्सीजन प्लांट्स और 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर दस्तयाब हैं। मुल्क भर में 3,117 टेस्टिंग लैब्स हैं, जिसमें 2,014 RT-PCR टेस्टिंग लैब हैं, 941 ट्रूनेट, 132 CBनेट और 30 दीगर लैब्स हैं जहां कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाता है। मुल्क में रोज़ाना 20 लाख टेस्ट की सलाहियत है और अगर आगे के चैलेंज से निपटने के लिए ज़रूरत हुई तो जांच की सलाहियत में इजाफा किया जा सकता है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। उत्तर प्रदेश के दारुल-हुकूमत लखनऊ में DD कॉन्क्लेव के प्लेटफॉर्म से आज उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम जन्मभूमि तहरीक के शहीदों के लिए एक ज़बरदस्त यादगार बनाने का ऐलान किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि तहरीक में लाखों राम भक्त शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज जब श्री राम का आलीशान मंदिर अयोध्या में बन रहा है, इसके लिए उनकी आत्माओं को तसल्ली होती होगी। उनका अज़्म भगवान राम ने पूरा किया है। अयोध्या में लाखों ऐसे राम भक्त शहीद हुए थे राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए। आज उन सभी आत्माओं को शांति मिल रही होगी जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, वे दिव्य आत्माएं जहां भी होंगे, जहां से भी देख रहे होंगे, उनको जरूर तसल्ली होती होगी कि देखिए हम जिस संकल्प के लिए बलिदान हुए थे वह संकल्प अंततः पूरा हुआ। भगवान राम ने उस संकल्प को पूरा किया है। एक और भगवान राम का भव्य मंदिर बनने दीजिए। हम इन सभी जितने भी लोग अयोध्या में शहीद हुए हैं राम जन्मभूमि के लिए, उन सब का एक भव्य स्मारक भी बनाएंगे जिसमें उनका नाम हम वहाँ पे अंकित करवाने का कार्य भी करेंगे। इससे कबल DD कॉन्क्लेव के दूसरे दिन के पहले सेशन में आज तरक्की बनाम ज़ात के मसले पर पैनल मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया। बहस में हुक्मरान BJP की जानिब से उनके कौमी तर्जुमान और मेंबर पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी, समाजवादी पार्टी के तर्जुमान अनुराग भदौरिया और सीनियर सहाफ़ी योगेश मिश्र शामिल हुए। मुज़ाकरे में शिरकत कर रहे मुक़र्ररीन का दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल मयंक अग्रवाल ने मोमेंटो देकर खैर मकदम किया। मुज़ाकरे का आगाज़ करते हुए BJP तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि मरकज़ में 7 साल से मोदी हुकूमत और रियासत में योगी हुकूमत ने तरक्की के पैमाने पर बुनियादी तब्दीली की है। कल तक ज़ात पर मबनी सियासत को तरजीह देने वाले तरक्याती मंसूबों में इस तरह के फ़र्क को ख़त्म करते हुए मसावात कायम की है। सुधांशु ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तरक्की के ताल्लुक से इलाक़ियत के शिकायत को भी हमारे हुकूमत ने दूर किया है। जब हमारी सरकार आई केंद्र में 2014 में मोदी जी की और 2017 में योगी जी की सरकार, हमने एक मूलभूत विचार में बदलाव किया। पहले होता था इस वर्ग को देना है, इस वर्ग को विशेष रूप से देना है। हमने आकर कहा सबको देना है बगैर किसी भेदभाव के देना। इससे पहले उत्तर प्रदेश में ऐसी जातियों के आधार पर पार्टियां बनती थी जो कहती थी हम 2 वर्ग की पार्टी हैं, कोई कहती थी हम 1 वर्ग की पार्टी हैं। और उत्तर प्रदेश नहीं, भारत की राजनीति में भी ये एक बड़ा स्थापित सत्य था। यहां पे आपने MYDM ये सब तो सुना होगा, यहां 4 जातियों को जूते मारने वाली बातें भी सुनी होगी। तो बिहार में भी याद करिए, भूरा बाल निकाल रहा हूं, ये 4 जातियों का था। अजगर पश्चिम उत्तर प्रदेश और 30 साल पहले हरियाणा में दिया जाता था। तो गुजरात में KHAM खाम, हमने जातिवाद को समाप्त करके एकात्मता को स्थापित किया। विकास की जब बात होती है तो हमने उत्तर प्रदेश में यह भी दिखाया कि चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिल्ली मेरठ का हाईवे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर उतरता हुआ विमान हो, और चाहे उभरती हुई काशी विश्वनाथ और राम मंदिर की पताका हो, विकास का इतना बदलाव उत्तर प्रदेश में हुआ है मान्यवर कि आप ये समझिए कि किसी जमाने में यहां माफियाएं जलवाए जलाल से जो माफिया घूमा करते थे उनके जान के लाले पड़ गए, और ऐसे लाले पड़े कि वो पंजाब तक भाग के जाकर अपना महफूज मुकाम ढूंढने लगे। देखिए, और एक लाइन और कह दूं, एक लाइन और कह दूं, इससे ज्यादा बदलाव आप क्या देखेंगे कि प्रियंका गांधी जी चंडी जाप करने लगी,
मायावती हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश कहने लगी। अरे अखिलेश जी को सपने में भी भगवान दिखने लगे। और कितना बदलाव करेंगे भाई? बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि दिल्ली में मोदी जी और यूपी में योगी सरकार नजर। जवाब में समाजवादी पार्टी के तर्जुमान अनुराग भदौरिया ने कहा कि बीजेपी सिर्फ तरक्की का तस्वुर ही कायम कर सकती है। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के मिसाल देते हुए कहा कि समाजवादी हुकूमत ने इसके लिए 40% तक जमीन की तहवील कर ली थी और ये बात बीजेपी लीडर भी करते हैं। देखिए, उन्होंने अभी विकास की बात की, बहुत जोर लगाया उन्होंने, जोर लगा के कहां तक पहुंच पाए? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमने बनाया। अरे भाई, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो आपके सदन में खड़े होके आपके मंत्री कह रहे थे कि 40% लैंड समाजवादी एक्वायर करके मुझे दे के गई थी। फिर इन्होंने बड़ी मुश्किल से चलाया कि एक्सप्रेसवे हमने पश्चिम में बनाया। कौन सा बनाया भाई? कौन सा एक्सप्रेसवे आपने पश्चिम में बना दिया? ये वो लोग हैं जो परसेप्शन क्रिएट करते हो। इंतखाबात में ख्वातीन को नशिस्त देने के मामले पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर अजय कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आइंदा उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में ख्वातीन को 40% नशिस्तें देने जा रही है। उन्होंने दीगर जमातों को भी इस सिमत में कदम उठाने को कहा। और मैं समझता हूं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा और खासकर 40% टिकटों में भागीदारी देने का जो प्रतिज्ञा आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने ली है, वह उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की तरफ और एक युग परिवर्तन की तरफ है। और मेरी तो सारे दलों से गुजारिश है कि वो लड़कियों को हिस्सेदारी दें, उन्हें विधान बनाने के लिए, उन्हें अपने पैर पर खड़े होकर संघर्ष करने के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए और आगे बढ़ने के लिए उन्हें मौका दें। वहीं बहुजन समाज पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी सतीश मिश्रा ने कहा कि दलित वोटर अब भी बीएसपी के साथ है। हर इलेक्शन में बीएसपी का वोटर उसके साथ खड़ा है। गुज़िश्ता दोनों हुकूमतों से दलित नाराज है और अब वो बीएसपी को वोट करेंगे। दो ही हुकूमतों ने फसादात की सियासत की है। बीएसपी का माहौल उत्तर प्रदेश में बन रहा है। ये तो जो पार्टियां, विरोधी पार्टियां उस तरह की बात करती हैं। कभी भी दलित समाज का अगर वोट पिछड़ा, हम लोग पिछड़े समाज का वोट अगर नहीं मिला होता तो हमारा परसेंटेज 2017 में जब 12 में सरकार बनी है समाजवादी पार्टी की, तो आधा प्रतिशत तो हमसे खाली आगे थे। हम लोग 29% पे थे, वो 29.5 पे थे। और 2017 में भी आपने देखा होगा कि कितनी सीटों में थोड़े थोड़े वोटों से हम लोग हारे हैं और हमारा वोट कभी कम नहीं हुआ। परसेंटेज इसलिए कम आपको नज़र आ रहा है क्योंकि नए वोटर बन गए थे, नए वोटर आए। लेकिन 1,92,00,000 अगर पहले 1,62,00,000 वोट पड़ा था तो 1,92,00,000 वोट पड़ा। तो जो दलित समाज का वोटर है, जो पिछड़े वर्ग का समाज का वोटर है, वो तो बहन मायावती जी के साथ में चट्टान की तरह खड़ा है। जितनी भी इस तरह की भ्रामक बातें कही जाएं, कहने की कोशिश की जाए और पार्टियों द्वारा की जाए कि वो छटक रहा है, ये हो रहा है, तो वो उनको परेशानी क्यों हो रही है? उनको उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? खुश होना चाहिए उनको तो। लेकिन परेशान इसीलिए हैं क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये सब इकट्ठा है। डीडी कॉन्क्लेव के दूसरे दिन छोटी जमातें बड़े किरदार के मौजू पर पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया गया। सेशन में निषाद पार्टी के सदर संजय निषाद ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के इत्तेहाद पर जमकर वार किया। संजय निषाद ने कहा कि शिवपाल यादव ने कभी समाजवादी पार्टी की तरक्की नहीं की, इक़्तिदार में रहते हुए किसानों का हाल बेहाल किया। समाजवादी से छोड़कर आए शिवपाल जी, जब समाजवादी पार्टी में बहुत बड़े नेता थे तब समाजवाद का विकास पूरे देश में नहीं हुआ, तब और समाज के लोग नज़र नहीं आए। अब जब चाचा भतीजे में झगड़ा हो गया तो समाजवाद दिखता है। आरएलडी की बात करते, किसानों की बात, किसान का दिल होता मिल। जब जब भी ये लोग किसी सरकार के साथ रहे हैं वो खाली मिलें बिकती रही है, किसानों का दिल बिकता रहा। क्या दशा रही किसानों की कि 30 साल से लोग पार्टी बनाए और किसानों की दशा कहाँ पहुँच गई। मैं तो बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि अब जब से मैं आया हूँ 2 साल से एक भी मिल नहीं बिकी। जो भी मिले थी वो स्टार्ट हो रही हैं। खरीद का रेट कितना बढ़ गया है। आज के दिन में मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ इसीलिए हूँ कि जो उनकी कुछ नीतियाँ हैं वो उनका मैं समर्थन करता हूं कि सीधे किसानों के खातों में रुपया, किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा था मिल बेचने का, उसको रोक करके मिल स्टार्ट करना। डीडी कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय लोक दल के जनरल सेक्रेटरी अनिल दुबे ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ इत्तेहाद किसानों की फलाह के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां मिलकर किसानों के मफाद में काम करेंगी। 403 सीटों पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन लड़ने जा रहा है और सीटों को लेकर के कहीं कोई मतभेद नहीं है। दोनों लोग मिल कर के लड़ेंगे। हमारा गठबंधन किसानों की
की समस्याओं को लेकर के काम कर रहा है और किसानों के लिए आगे सरकार बना करके किसानों के उत्थान के लिए काम करेगा। जो घोषणाएं इन्होंने की थी उन घोषणाओं को इन्होंने पूरा नहीं किया। हम किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर के, किसानों के विकास को लेकर के, किसानों के उत्थान को लेकर के हम काम कर रहे हैं। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज फौजी स्कूलों पर मुनक्किदा सेमिनार से खिताब किया। उन्होंने कहा कि फौजी स्कूलों ने मुल्क को 7,000 से ज़्यादा ऐसे अफसर दिए हैं जिन्होंने शानदार खिदमात दी हैं। वज़ीर दिफा ने वज़ीर आज़म मोदी के ज़रिए 100 नए फौजी स्कूलों के क़याम के फैसले को अहम बताया। सरकार ने सैनिक स्कूलों में भी गर्ल्स के एडमिशन का रास्ता साफ कर दिया है और 100 नए स्कूल्स के आने के बाद देश की बेटियों की भागीदारी भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। एक तरफ आर्म्ड फोर्सेज में महिलाएं परमानेंट कमीशन ले रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस कदम से बड़ी संख्या में उनका मजबूत आधार भी तैयार होगा। और इन सब के चलते सैनिक स्कूल आज स्वयं में आईआईटी और आईआईएम जैसा एक ब्रांड बन चुका है। अपनी उपलब्धियों के माध्यम से इसने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीएसएफ के स्टंट कमांडेंट कोर्स में तरबियत याफ्ता अफसरान की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मुल्क के शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने में बीएसएफ के जवान अहम किरदार अदा करते हैं। आज देश सुरक्षा की दृष्टि से विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। हमारी जमीनी एवं समुद्री दोनों सीमाएं राष्ट्र विरोधी तत्वों की घुसपैठ, संगठित अपराध एवं आतंकवाद की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। बल के युवा कमांडर होने के नाते आपको देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। यहां तक कि देश की आंतरिक सुरक्षा स्थिति भी चुनौतियों से भरी है, जिनका सामना करने में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान होगा। और पंजाब में वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में हुई कोताही के मामले में इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस लीडरों का तबसरा अफसोसनाक है। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा जिस भी राज्य में वो जाते हैं उस राज्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, और मुझे लगता है जो हुआ उसका पूरे देश ने चिंता भी व्यक्त की, और ये भी साथ ही साथ एक अपने आप में शायद ये पहली बार ऐसा कोई घटना हुई होगी जहां पर इतने हल्के में एक राज्य की सरकार ने कुछ किया हो। मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन दुख इस बात का है कि जिस तरह की टिप्पणियां एक के बाद दूसरी पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी ने की हो, कांग्रेस के पंजाब के अध्यक्ष ने की हो, वो दुख देता है कि किस तरह की बोल, किस तरह की वाणी इनकी देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति रही। दुनिया भर में कोरोना के मामले तेजी से फैल रहे हैं। अब तक दुनिया भर में कोरोना इन्फेक्शन के 30 करोड़ 34 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 54,96,000 से ज़्यादा लोग कोरोना इन्फेक्शन की वजह से हलाक हो चुके हैं। उधर अमेरिका में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना के 6 करोड़ 3 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अमेरिका में अब तक 8,57,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। इस दौरान यूरोपीय ममालिक में ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से मामले बढ़ रहे हैं। बरतानिया में सबसे ज़्यादा 1 करोड़ 41 लाख मामले सामने आए हैं। फ्रांस में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 1 करोड़ 15 लाख से तजावुज़ कर गई है। इसके साथ ही जर्मनी में 74,58,000 से ज़ायद मामले दर्ज हुए हैं। कजाकिस्तान के सदर ने मुजाहिरों से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को बगैर वार्निंग के गोली चलाने का हुक्म दिया है। सदर ने मुजाहिरीन को गैर मुल्की तरबियत याफ्ता दहशतगर्द भी करार दिया। ख्याल रहे कि कजाकिस्तान में ईंधन की कीमतों को डीरेगुलेट किए जाने के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरे हो रहे हैं।
वजारत दाखिला का कहना है कि पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक 26 मुजाहिरीन और 18 सिक्योरिटी अहलकार हलाक हो चुके हैं। नेटो ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने यूक्रेन की सरहद पर रूसी फ़ौज की मुसलसल मौजूदगी और यूरोप की सिक्योरिटी पर उसके मुरतब होने वाले असरात पर तबादला ख्याल किया। एक वर्चुअल मीटिंग में इन मसाइल पर गौर व फिक्र किया गया। वज़राए ख़ारजा की मीटिंग की सदारत कर रहे नेटो के जनरल सेक्रेटरी जेंस स्टोलटनबर्ग ने दोनों फरीकों के दरमियान मुमकिन बातचीत का खैर मकदम किया। वाज़ेह हो कि सरहद पर बड़ी तादाद में फ़ौज की मौजूदगी से दोनों ममालिक में कशीदगी बढ़ गई है। मीटिंग के बाद नेटो के सरबराह ने कहा कि रूस की कोई भी जारहाना कार्रवाई यूरोप में सिक्योरिटी को काफ़ी कमज़ोर कर सकती है। दूसरी जानिब नेटो के वज़राए ख़ारजा ने सिफारतकारी, बातचीत और कशीदगी को कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। और अब बात क्रिकेट की। चौथे एशेज टेस्ट के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के सामने 388 रन का हदफ रखा है। जवाब में चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने अपनी दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 30 रन बना लिए थे। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स 6 विकेट पर 265 रन बनाकर खत्म करने का ऐलान किया था। दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा ने नॉट आउट 101 रन बनाए। ख्वाजा ने पहली इनिंग्स में भी सेंचुरी बनाई थी। ख्याल रहे कि इंग्लैंड की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 294 रन बना पाई थी। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें। आदाब।